मैं कंचन विश्वास नवशारदा पब्लिक स्कूल से। हम कर रहे थे +2 क्लास का राजा, किसान और नगर, जिसमें पहले हमने पढ़ा है वैदिक सभ्यता के बारे में, जिसको आर्य सभ्यता भी कहा जाता है, जिसमें आर्य लोग थे। संस्कृत भाषा थी जिसमें 4 ऋग्वेद रचे गए, उन सब के बारे में हमने पढ़ा है। और फिर कैसे मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई, वो सब चीज़ें हमने जो हैं वो पढ़ी हैं। तो अब हम लेसन का पहला जो पॉइंट है वो हम क्लियर करेंगे। जो हमारा पहला पॉइंट है वो है प्रिंसप और प्रियदर्शी। इसमें क्या है कि जो भारतीय अभिलेख क्या होता है? अभिलेख उसे कहा जाता है जो पत्थर की धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुर्द होते हैं, यानी कि उनकी गुदाई करके, उनको खोद करके लिखा जाता है। तो अभिलेख में उन लोगों की उपलब्धियाँ, क्रियाकलाप या विचार लिखे जाते हैं जो उन्हें बनवाते हैं। और ज़्यादातर जो अभिलेख हैं वो जो है अशोक ने बनवाए, और उसी की ही जो है उसी के ही लेख जो है वो मिले हैं, अभिलेख जो है वो मिले हैं। प्राचीनतम अभिलेख प्राकृतिक भाषाओं में लिखे जाते थे, और प्राकृतिक उन भाषाओं को कहा जाता था जो जन सामान्य की उस समय की भाषाएं होती थी। अब है प्रिंसेप और प्रियदर्शी। भारतीय अभिलेख विज्ञान में एक उल्लेखनीय प्रगति 1930 के दशक में हुई, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और ख्रोस्टी लिपियों का अर्थ निकाला। इन लिपियों का उपयोग सबसे आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया है, और इससे पता चलता है कि अधिकांश अभिलेख और सिक्के पर प्रियदर्शी यानी जो मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम जो है वो लिखा हुआ होता था। और कुछ अभिलेखों के ऊपर राजा का नाम अशोक भी लिखा है। बौद्ध धर्म के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक था, और इस शोध के प्रारंभिक भारत के राजनीतिक इतिहास के अध्ययन को नई दिशा दी है, यानी कि इस खोज ने जो है वो नई दिशा दी है। उस समय के प्रारंभिक राज्य, तो प्रारंभिक राज्य उस समय के कैसे थे? उस समय ये माना जाता है कि 16 महाजनपद, जो आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तन काल माना जाता है। और इस काल के आरंभिक राज्यों में लोहे का प्रयोग बढ़ गया था। बौद्ध और जैन धर्म के विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का जो है विकास हुआ था। बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक जो ग्रंथ हैं, महाजनपद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। उन ग्रंथों के अंदर महाजनपद नाम के 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। महाजनपदों के नाम की सूची जो है वो इन ग्रंथों में एक जैसी नहीं है, अलग अलग मिलती है। लेकिन मगध, कौशल, पांचाल, गंधार, ये जो नाम मिलते हैं ये प्राय सभी में एक जैसे मिलते हैं। और इससे ये स्पष्ट होता है कि जो उस समय उक्त महाजनपद जो था वो सबसे महत्वपूर्ण गिना जाता था। और अधिकतर या अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था, लेकिन गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था। इस समूह में प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था, यानी कि उस समय छोटे छोटे राज्य जो थे वो होते थे। प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी, और जिसे किले से घेरा जाता था, यानी कि चारों तरफ से 4 दीवारी टाइप से बना दिया जाता था। और किलेबंद राजधानियों के रखरखाव और प्रारंभिक सेनाओं और नौकरशाही के लिए भारी आर्थिक स्रोत की आवश्यकता भी होती थी। उसके बाद 16 महाजनपदों में प्रथम जो था वो मगध था। मगध जैसे 6ठी से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था। आधुनिक जो इतिहासकार हैं इसके कई कारण बताते हैं, क्योंकि उस समय जो मगध क्षेत्र था वहाँ पर खेती की उपज अच्छी होती थी, और वहाँ पर दूसरे जो लोग हैं वो लोहे
की खदानों पर काम करने के लिए आते थे। वहाँ पर लोहे की खदानें थी, वहाँ से आदान प्रदान अच्छी तरह से हो जाता था। वहाँ पर हथियार भी बन जाते थे। जंगलों के क्षेत्र से उस समय क्योंकि सबसे अधिक हाथी जो है वो रखे जाते थे, तो जो अंग संग रखे जाते थे वो हाथी, और आवागमन का जो साधन था वो भी सुलभ था। और गंगा और इसकी उपनदियाँ जो थी वो आवागमन के रास्ते को सही और सुलभ बना देती थी। तो इसीलिए ही मगध राज्य को सबसे उच्च, सबसे शक्तिशाली महाजनपद माना गया। और जो प्रारंभ में मगध की राजधानी थी वो इसका बहुत ही रोचक जो है अर्थ है वो राजगीर थी, जो बिहार का प्राकृतिक नाम था राजगीर थी। और ये पहाड़ियों में बसा राजगाह एक किलेबंद शहर था, जिसे पहले तो रखा गया, लेकिन बाद में 4वीं शताब्दी में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया, जिसे अब हम पटना के नाम से जानते हैं, जिसकी गंगा के रास्ते आवागमन के महत्वपूर्ण अवस्थिति थी, यानी कि गंगा का मार्ग से वहाँ पर आ जा सकते थे। इसके बाद आता है एक आरंभिक साम्राज्य। इसमें क्या है, मगध के विकास के साथ जो मौर्य साम्राज्य है उसका उदय हुआ। और मौर्य साम्राज्य के संस्थापक जो थे चंद्रगुप्त मौर्य का शासन जो है पश्चिम उत्तर, यानी कि पश्चिम और उत्तर की साइड, उसको पश्चिमोत्तर कहा जाता है, अफ़गानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। इसके पौत्र थे जो वो थे अशोक, जैसे मैंने आपको कहानी के माध्यम से पहले बताया ही है। और आरंभिक भारत का यह सर्वप्रसिद्ध शासक माना जाता है। और कलिंग पर इसने विजय प्राप्त की थी। कलिंग क्या है, जो आज के समय में उड़ीसा है, वो उस समय के दौरान कलिंग था। मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करना। मौर्य साम्राज्य के इतिहास की रचना के लिए इतिहासकारों ने विभिन्न प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया है। इसमें पुरातात्विक प्रमाण भी शामिल हैं, जैसे विशेषकर मूर्तिकला। उस समय की मूर्तिकला जो थी वो विशेष थी। अनेकों प्रकार की मूर्तियाँ मिली हैं और उन पर अनेकों प्रकार की कला है, जो पुनर्निर्माण हेतु समकालीन रचनाएं अगर उनको बनाया जाए दोबारा से तो वो बहुत ही मूल्यवान हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए यूनानी राजदूत, उस समय के दौरान जैसे यूनानी राजदूत आए उससे भी पता चलता है। और मेगस्थनीज द्वारा लिखा गया विवरण जो है, जो अब थोड़ा बहुत मिला है, उससे भी इनकी जानकारी के बारे में पता चलता है। और जो चाणक्य के द्वारा, कौटिल्य या चाणक्य की जो प्रमुख रचना है अर्थशास्त्र, उससे भी, अर्थशास्त्र को चाणक्य ने पूरा तो नहीं लिखा, लेकिन जितना भी लिखा बाकी फिर उसको अन्य जो लेखक थे उन्होंने पूरा किया। अर्थशास्त्र का मतलब आज के इक्को से नहीं है, उस समय का दर्शन कराने वाला ये शास्त्र है, जो चंद्रगुप्त के मंत्री थे उनके द्वारा लिखा गया है। तो उससे भी कुछ प्रमाण जो है पौराणिक ग्रंथ, संस्कृत वाङ्मय आदि से भी इसके साक्ष्य जो है वो प्रयोग हमें प्राप्त होते हैं। और पत्थरों और स्तंभों से अशोक के अभिलेख जो हैं वो भी हमें मिलते हैं, वो भी बहुमूल्य माने जाते हैं। इसके बाद जो पॉइंट आता है वो है साम्राज्य का प्रशासन। इसके अंदर क्या है कि मौर्य साम्राज्य जो है वो 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्रों में था। राजधानी इसकी पाटलिपुत्र और 4 प्रांतीय केंद्र तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और स्वर्णगिरी थे। इन सब का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में किया गया है। और यदि हम इन अभिलेखों का परीक्षण करें तो हमें पता चलता है कि आधुनिक पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड तक हर स्थान पर एक जैसे संदेश उत्कीर्ण किए गए थे। उत्कीर्ण मतलब गुदाई की गई थी, उनको खोद करके बनाया गया था। और क्या इतने विशाल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था समान रही होगी, इतिहासकार अब तक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए हैं और ऐसा संभव भी नहीं था।
तो उस समय साम्राज्य में शामिल क्षेत्र बड़े विभिन्न और भिन्न भिन्न प्रकार के थे। कहाँ अफ़गानिस्तान पहाड़ी क्षेत्र और कहाँ उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र। तक्षशिला और उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर स्थित थे, जबकि सुवर्णगिरी, जिसको सोने की खदान के लिए जो है माना जाता था, सोने का पहाड़, वो कर्नाटक में था और वो भी अत्यधिक उपयोगी था। उसके बाद आता है कि अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाए रखने के प्रयास किए थे और उन्होंने इसके लिए धम्म का प्रचार भी किया था। जैसा कि हमने पढ़ा भी है कि धम्म के सिद्धांत बहुत ही साधारण और सार्वभौमिक थे। सार्वभौमिक मतलब सभी उसको जो है अपना सकते थे। अशोक के अनुसार धम्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार में और इसके बाद संसार में अच्छा होगा। धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात नाम से विशेष अधिकारियों की नियुक्ति भी की गई थी। फिर आता है मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था। 19वीं सदी में इतिहासकारों ने भारत के प्रारंभिक इतिहास की रचना करनी शुरू की थी। तो मौर्य साम्राज्य के इतिहास एक प्रमुख काल का माना गया और इस समय भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन एक औपनिवेशिक देश था। 19वीं और आरंभिक 20वीं सदी के भारतीय इतिहासकारों को प्राचीन भारत में एक ऐसे साम्राज्य की संभावना बहुत चुनौतीपूर्ण तथा उत्साहवर्धक लगी और साथ ही प्रस्तर मूर्तियों सहित मौर्यकालीन सभी पुरातत्व एक अद्भुत कला के प्रमाण थे। उसके बाद आता है राजधर्म के नवीन सिद्धांत, यानी कि राज्य का जो धर्म था उसके लिए नए सिद्धांत क्या थे। दक्षिण के राजा और सरदार कैसे थे उनके बारे में। उपमहाद्वीप के ढक्कन और उससे दक्षिण के क्षेत्र में स्थित तमिलकम में चोल, चेर और पांड्य जैसी सरदारियों का उदय हुआ और ये राज्य बहुत ही समृद्ध और स्थायी हुए। अब ये सरदार और सरदारी, सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता था जिसका पद वंशानुगत भी हो सकता था। अब ये वंशानुगत क्या होता है कि अगर पिता उसी पद पर है तो आगे बेटा भी उसी पद पर ही होगा और उसके समर्थक और ख़ानदान के लोग होते हैं। सरदार के कार्यों में विशेष अनुष्ठान का संचालन, युद्ध के समय नेतृत्व करना और विचारों को सुलझाने में मध्यस्थता की भूमिका निभाना आदि शामिल थे और वे अपने अधीन लोगों से भेंट लेता था। भेंट मतलब उपहार लेता था। जबकि राजा जो थे वो कर वसूली करते थे, जो कर लगाए जाते थे, जो टैक्स लगाए जाते थे वो वसूल करते थे और अपने समर्थकों में उस भेंट का वितरण करता था, यानी कि जो उसका साथ देते थे उनको वो जो भेंट उसको मिलती थी, जो उपहार उसको मिलते थे वो उनको दे देता था। सरदारी में सामान्यतः कोई स्थायी सेना या अधिकारी नहीं होते थे। धन्यवाद। बाकी नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।